हम सैयद जवाद साहब को स्क्रीन पर लेते। सैयद जवाद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और जैसा कि मैंने कहा कि सैयद जवाद जो है वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आप देखते रहते होंगे हर चैनल पे आप आते हैं एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे। लेकिन आपकी नजर मिडिल ईस्ट पे और इकोनॉमिकल जो सूरत हाल है, और खास तौर से जो जियो पॉलिटिक्स है, उस पर भी सैयद जवाद की बड़ी गहरी नजर है, उस पर भी वो बातचीत करते हैं। और इसीलिए आज इन्हें हमने दावत दी है। और खास तौर से देखिए, कई बड़े डेवलपमेंट हैं। जंग तो फैल गई, जंग देखिए 7 जुलाई से जवाब साहब, 7 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू हुई, और तकरीबन 12 महीने होने को आए हैं। लेकिन अब ये जंग आप देखिए कि गजा से निकल करके ये लेबनान पहुंच चुकी है। क्या लेबनान के बाद जो है ये जंग यमन जाएगी, यमन के बाद क्या सीरिया जाएगी, क्या शक्ल सूरत होगी? हालांकि जो एक्सपर्ट है जवाद साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो हदफ इजराइल का 7 अक्टूबर के पास था, नेतन्याहू ने 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी। एक तो ये कहा था कि हम अपने कैप्टिव्स जो है वो छुड़ा करके ले आएंगे, और दूसरा ये कहा था कि हमास को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये दोनों चीजें अगर आप देखें तो वो अभी तक नहीं हुई। भले ही 41-42 हजार लोगों को मार दिया हो एयर स्ट्राइक में, लेकिन जमीनी सतह पर हम बात करेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि अब नेतन्याहू और उनकी फौज करेगी साहब, हम जो है अब लेबनान में जाकर के और ग्राउंड बैटल करेंगे, यानी जमीनी लड़ाई जो है हम लड़ेंगे। और मरकावा टैंक एक बार फिर दिखाए गए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं, कि 2 जो टारगेट थे बड़े नेतन्याहू के, इजराइल के, 12 महीने के बाद भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। एक भी कैप्टिव नहीं छुड़ा पाए, और एक भी हमास को पकड़ नहीं पाए। क्या कहेंगे? और अब ये हिजबुल्लाह के पास जा रहे, जिसके बारे में तो इनको नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि जब ये हमास को नहीं जान पाए तो हिजबुल्लाह को क्या जानेंगे कि क्या है। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमास से 10 गुना ज्यादा वो ताकतवर है। कैसे देखते हैं सैयद जवाद साहब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुमताज आलम साहब तारुफ करवाने के लिए। और देखिए, जब से ये मार्का स्टार्ट हुआ तब से नजर बनी हुई है हम लोग ने, और आप लोग ने तमाम मीडिया चैनल पे इसको लेकर के डिस्कशन भी करे, और तमाम चीजें सामने भी आई। क्या आवाज आ रही है मेरी आवाज आपको? थोड़ा से और अगर, जी 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 जी, वॉइस जी, आ रही क्लियर? अब ठीक है। हाँ जी जी हाँ, तो देखिए क्या है, अब जो इस वक्त मार्का स्टार्ट हुआ है, आपने कहा जंग जो है वो एक्सक्लेट कर गई है, और जंग अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट को भी अपनी चमेट पे लेगी धीरे धीरे। आप इस चीज को देखते रहिएगा, क्योंकि पहली बार डिस्कशन हम लोग ने जी जब ये करे थे तो जी उसमें जी, ये था कि नहीं, बस जो है जा करके मार करके और महीने 1.5 महीने में फतह करके गाजा को चले आना है। लेकिन बिल्कुल। अभी तक जब आपने देखा कि ग्राउंड लेवल पे जब आप एंट्री लेते हैं, आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसराइल के पास जो मेन पावर है, या अमेरिका के पास जो नेटो के पास जो पावर है, वो एयर स्ट्राइक की पावर ज्यादा है। वो जाते हैं, बम्बारिंग करते हैं और वापस लौट आते हैं। लेकिन आप जमीनी सतह के अंदर जब एंटर करते हैं तो आपको फेस टू फेस फाइट करना होती है। आपके पास एक बड़ा प्लान होता है, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग जाते हैं। यही चीज मैंने बहुत पहले देखी थी, और जब से वॉर को मैंने स्टडी करना चालू करा, तो अमेरिका जब घुसा था अफगानिस्तान के अंदर, तो आपको याद होगा उसने ये कहा था कि 2 महीने के अंदर मैंने वॉर जो है वो जीत लेनी है, और मैं जब एंट्री लूंगा, और उस एंट्री करने के बाद जो है 18 साल के बाद जो है वो वहां से निकला है। अब जो इनका प्लान सामने नजर आ रहा है वो ये है कि मुझे जो है वो एंट्री लेना है और हिजबुल्लाह को टारगेट करना है। और अभी अभी जो है सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह खamenei साहब ने स्टेटमेंट तो बिल्कुल वाजे कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि अगर आपको जैसी मदद चाहिएगी वैसी मदद आपको दी जाएगी। अभी तो बहुत छोटे छोटे उन्होंने मिसाइल निकाले हैं, बैलिस्टिक मिसाइल निकाले हैं। अभी तो उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं जिससे वो हमलावर होंगे, जिसकी खासियत ये बताई जाती है कि उसको जो है आयरन डोम भी जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। वो तो अभी करे नहीं है। और ईरान की पुष्ट पे बैठा हुआ है आपका रूस, और रूस वहां से समर्थन करेगा ईरान को अगर इन्होंने ईरान की तरफ दिखाए। इनका जो टारगेट ये है कि ईरान जो अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है उसको किसी सूरत से खत्म करा जाए, और ये चाहते ये हैं कि डायरेक्टली जो है ईरान इन्वॉल्व हो इस जंग में।
और ईरान अगर इन्वॉल्व होगा तो अमेरिका के साथ साथ पूरा नेटो जो है वो ईरान के ऊपर हमलावर आएगा। और बहुत ही स्ट्रेटेजिकल तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने क्या करा है कि वो प्रॉक्सीज में माहिर हैं, वो इनको यहां एंगेज रह करके थकाएंगे खूब। एक अच्छा पहलवान क्या करता है, जंग लड़ने से पहले खूब अच्छा सा वार्म अप करता है। तो अभी तो ये वार्म अप हो रहा है, और वार्म अप होने के साथ साथ हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ी चीजें हैं, वो यहां इनको एंगेज रखेंगे। और उनकी प्लानिंग ये रहेगी कि मैं अपना जो उनका एटमिक प्रोग्राम है उसको जो है मैं जल्द से जल्द जो है स्टार्ट करूं, और उसको जो है स्टार्ट करने के बाद दुनिया में रखूं अपने आप को भी सुपर पावर बनाऊं मैं। लेकिन अभी की जो स्थिति मौजूद ये है कि अगर वो एंटर करेंगे और जो फेस टू फेस फाइट है, जो मैन टू मैन फाइट है, जो ग्राउंड के ऊपर लड़ी जाती है, वो पहले तो उनको एंट्री देंगे। और मीडिया के अंदर जो नैरेटिव बनाया जाता है कि भाई देखिए इन्होंने हमला कर दिया, ये आतंकी हैं, ये दुनिया भर की चीजें, अब जब वो एंट्री लेंगे लेबनान के अंदर तो इतना आसान नहीं होगा। आप किसी के घर में जाकर के लड़ना बहुत मुश्किल होता है मुमताज आलम रिजवी साहब, इस चीज को समझ लीजिए। और वो यही चाहते हैं कि वो यहां आकर के इंगेज हो, और जैसी इंगेज होंगे, मैं आपको बता दूं आने वाला वक्त जो है वो इजराइल के लिए बहुत परेशानी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू के लिए वहां पर पता है आपको, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, शदीद नाराजगी है उनके खिलाफ, और वो अपने देश के साथ इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नेता दिखाएं। हालांकि सड़कों पे लोग उनके खिलाफ है, इसीलिए जो अपने आप को राष्ट्रवादी ज्यादा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर जानबूझ करके लोगों के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है। लोग इजराइल के अंदर भी शेल्टर्स में रह रहे हैं, सायरन बजता है, लोग फौरन भाग जाते हैं अपने कैंप्स में, शेल्टर्स में, और बाकायदा सायरन बज रहे हैं। अभी जो तेल अवीव पे उन्होंने अटैक करा है उसमें कई जगह आयरन डोम जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। तो सबसे बड़ी तो चीज ये है कि जो आयरन डोम है वो फेल हो जाता है बार बार, अचानक से इतने मिसाइल हैं। और तीसरी साइड फिर उधर से हुतीज भी स्ट्राइक कर रहे हैं, और हुतीज जो है वो आपको पता किस तरीके से रेड सी के अंदर इन्वॉल्वमेंट उन्होंने एंगेज कर रखा है, इकोनॉमिकली उनको एंगेज कर रहा है। तो आने वाला वक्त ये है कि मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं वो इस चपेट से बच नहीं पाएंगे। जो ये सोच के बैठे हुए हैं, चाहे दूसरी कंट्रीज हैं सोच करके बैठी होंगे जंग हमारे तक नहीं पहुंचेगी, तो आपको बता दूं जंग आपके बिल्कुल मुहाने पे खड़ी हुई है। आप शुतुरमुर्ग के तरीके से मुंह डाल करके छुप नहीं सकते। 57 कंट्रीज हैं, और आप देखें उनके पास तो अपनी एयरफोर्स है, तमाम तरीके की चीजें। आप खुद नहीं लड़ सकते तो कम से कम देख सकते हैं। देखते देखते देखिए इजराइल ने दूसरा जो है वो भी मुहाना खोल दिया है। एक जंग स्टार्ट करते करते दूसरी जंग स्टार्ट कर दी। और अमेरिका को देखिए, उसने रूस को एंगेज कर रखा हुआ है, इधर रूस को एंगेज कर रखा है, इधर जो है मिडिल ईस्ट को एंगेज कर रखा है, और वो चाइना को ताइवान में एंगेज करना चाहते हैं। आप स्ट्रेटेजी सोचिए, कितनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी, कितनी भयंकर स्ट्रेटेजी लेकर के। मिडिल ईस्ट से क्या परेशानी है वो तमाम हम 70 साल से लगभग 80 साल से जान रहे हैं कि किस चीज को अमेरिका की परेशानी है। चाहे ओपेक का मेंबर हो गया, चाहे ओपेक के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया, ऑयल के ऊपर पूरा कंट्रोल जिस तरीके का है, चाहता है कि मेरे पास रहे, तमाम चीजें रहे, इसी चीज को लेकर के और उन्होंने जो है इराक के ऊपर भी हमले करे, तमाम तरीके। लेकिन अब ये बड़ा वक्त है, इसमें जितनी भी मुस्लिम मुमालिक कंट्रीज हैं वो आईसीस के अंदर है, एक फैसला लेना चाहिए कि नहीं बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और जवाब तो देना पड़ेगा।